भारतीय संविधान के अंतर्गत यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में जो कि यूपीपीएससी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते रहे हैं। साथ ही साथ प्रत्येक कंपटीटर को इन प्रश्नों से, इन फैक्ट्स से अवगत जरूर होना चाहिए। जैसे कि शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि जो भारत का संविधान है, ये भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। तो ये क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल जाता है कि भारत का संविधान पारित कब हुआ था, तो सही डेट आपको यहाँ पर पता चल जाती है। 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 से ये प्रभावी हुआ था। और यह दिन यानी कि 26 नवंबर भारत में संविधान दिवस के रूप में अब हाल ही में शुरू किया गया है, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाना। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से जिसका नाम है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। और इसी के साथ आइए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई और अगस्त 1946 में चुनाव हुए थे। याद रखिएगा, ये चुनाव हुए थे 1946 में, जुलाई और अगस्त के महीने में। इसके बाद इसकी जो पहली बैठक हुई वो दिसंबर 1946 में हुई। यहाँ पर दो बातें आप ध्यान में रखना कि जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को। और इसके जो अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे, अस्थाई अध्यक्ष, तो उनके बारे में आप लोग जानते होंगे। चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर को ये मीटिंग दोबारा से हुई और 11 दिसंबर को संविधान सभा के जो अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये बातें आप बिल्कुल याद रखना, इसमें बिल्कुल भी आपसे भूल नहीं होनी चाहिए। और इसके तत्काल बाद देश 2 हिस्सों यानी कि भारत और पाकिस्तान में बंट गया था। संविधान सभा भी 2 हिस्सों में बंट गई थी, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। तो भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कुल 299 कितने 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। 11 दिसंबर 1946 की जो बैठक हुई थी उसमें संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इसी दिन हम हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। एक क्वेश्चन और भी बार बार पूछा जाता है अक्सर कि भारतीय संविधान को पूरा करने में कितना वक्त लगा था। तो याद रखिएगा कि 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान को पूरा लिखने में। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में केवल 448 अनुच्छेद हैं, ठीक है, और कुल मिला के 12 अनुसूचियां हैं। 25 भागों में यह विभाजित किया गया है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको मॉडिफिकेशन भी देखने को मिलेगा, समझिए डिटेल में। इसके निर्माण के समय मूल संविधान में कुल 395 अनुसूचियां थी, 395 अनुच्छेद थे। इसमें कुल 22 भाग थे और अनुसूचियां केवल 8 थी, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, वर्तमान में कुल 448 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स, 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है, और 25 भागों में इसे बांटा गया है। तो ये आप समझ लीजिए। लेकिन जब निर्माण हुआ तो उस समय इसमें कुल जो अनुच्छेद थे उनकी संख्या थी 395। कुल भाग कितने थे? अब 25 भाग हैं, तब 22 भाग रखे गए थे और जो अनुसूचियां थी वो केवल 8 थी, ठीक है। तो ये बढ़कर हो गई हैं अब 12। लेकिन संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई थी जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति को माना जाता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो सही जवाब आपका बनेगा राष्ट्रपति। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति होते हैं और दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। तो केंद्रीय संसद में कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये आप याद रखना। अब देखो यहाँ पर जो मैंने बात आपको बताई 448, 395, 12, 8 और 25, 22, तो इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। तो आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि भारत के संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया
तो इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में भी अब 22 भाग ही कर दिए गए हैं, 395 अनुच्छेद ही हैं, बस अनुसूचियां जो 8 थी वो अब बढ़कर 12 हो गई हैं। तो संविधान निर्माण की इस प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। कुल 114 दिन की बहस हुई थी। और एक सवाल और भी पूछा जाता है कि संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर कितने रुपए का व्यय हुआ था। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि संविधान निर्माण कार्य में कुल कितने रुपए का व्यय हुआ था, यानी कि 63,96,729 रुपए का व्यय हुआ था संविधान निर्माण में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप बिल्कुल याद रखना। तो 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ, इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं ये आपको अभी पता चल जाएगा। एक्चुअली में 1951 से अब तक करीब 20 अनुच्छेद, एक भाग, कौन सा भाग 4 को हटाया जा चुका है, जबकि करीब 90 अनुच्छेद, 4 भाग, कौन कौन से भाग, 4A, 9A, 9B और 14A और 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया है। तो यहां पर जो गौर करने वाली बात है वो ये कि संविधान में अनुच्छेदों की मूल संख्या अभी भी 395 ही है। नए अनुच्छेद अंग्रेजी अक्षरों में और संख्या के अनुसार मूल संविधान में ही जोड़ दिए गए हैं, जैसे कि 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21A में रखा गया है। ठीक है, तो नया अनुच्छेद नहीं बनाया गया, इसे 21A के अंतर्गत रख दिया गया है। तो अब मैं समझ रहा हूं कि आप हर बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन यानी कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें एक ऊपरी सदन है जिसको विधान परिषद कहा जाता है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख माना जाता है और मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल को उसके कार्यकारी कार्यों के निष्पादन में सलाह देती है। राज्य की मंत्रिपरिषद से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि एमसीक्यूज को शुरू करने से पहले आपको जान लेने थे। तो अब आइए शुरू करते हैं आज के कुछ टॉप एमसीक्यूज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यूपीपीएससी अक्सर इनमें से प्रश्नों को पूछता रहता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि आपात की उद्घोषणा का अधिकार पहले नागरिक आंतरिक अशांति थी, लेकिन इसे 1978 में हटा दिया गया। क्यों? इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित किया था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी थी। इसलिए यहाँ पर 1978 में जो संशोधन किया गया उसमें आंतरिक अशांति को हटा दिया गया। केवल युद्ध, वाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही जो है आपातकाल की घोषणा हो सकती है। तो ये बात आप जरूर याद रखना कि भारतीय संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध, वाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर देश के राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते हैं। आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की उद्घोषणा को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में हटा लिया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स और कई बार पूछा गया सवाल है और इसका सही जवाब होगा 58वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा अनुच्छेद 394 को जोड़कर संविधान में हिंदी के प्राधिकृत पाठ को प्रकाशित करने की व्यवस्था की गई थी। 58वां संविधान संशोधन 1987। तो यहां पर सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। अब यहां पर सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा यहां पर सही सुमेलित नहीं है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि पंचायत का उल्लेख संविधान के भाग 9 में है, ये बिल्कुल सही है। नगर पालिका का उल्लेख भाग 9 क में किया गया और सहकारी समितियों का उल्लेख भाग 9 ख में किया गया है। सही जवाब बनता है अधिकरण, इसका उल्लेख भाग 10 में
नहीं किया गया है। तो ये आप बिल्कुल याद रखना कि भारतीय संविधान के भाग 14 क के अनुच्छेद 323 क और 323 ख में प्रशासनिक अधिकरण और अन्य विषयों के लिए उपबंध किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, और इसके बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इसके अनुसार संसद विधि द्वारा संघ या किसी राज्य के अथवा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी निगम के कार्यकलाप, प्रशासनिक पदों एवं कर्तव्यों तथा विवादों, परिवादों या अपराधों के निस्तारण के लिए अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल का गठन कर सकती है। तो अधिकरण का मतलब यहाँ पर होता है ट्रिब्यूनल से। निम्न कथनों पर विचार करें। संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, यानी कि पहला विकल्प यहाँ पर सही है। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे, ये कहा गया है, जबकि ऐसा नहीं होता है। जो संघ के मंत्री होते हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं, यानी कि दूसरा विकल्प यहाँ पर गलत है। तो इनमें केवल कथन एक सही है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल याद रखना। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 75(2) में उल्लेख है कि मंत्री जो होंगे वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे, और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो ये तीनों जो आर्टिकल्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। असुमेलित को पहचानिए। 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण दिया गया है, बिल्कुल सही है। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, जिसमें 22 भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों को विधिमान्यकरण किया गया है, और 10वीं अनुसूची ये दल परिवर्तन के आधार पर निरंतरता को दिखाती है। तो यहाँ पर सभी जो विकल्प हैं, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, सारे के सारे विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। निम्नलिखित में किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी थी? तो आपको फ्रेंड्स बता दें कि भारत में जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका समय माना जाता है 1992 से लेकर 1997 तक। तो ये आप याद रखना, जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी ये 1992 से 1997 तक थी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी गई थी, और इस योजना में लक्षित विकास जो दर थी वो 5.6% रखी गई थी। ये टारगेटेड था, लेकिन अचीव जो हुआ था वो ज्यादा हुआ था। हमें जो प्राप्त हुआ था वास्तविक रूप से वो प्राप्त हुआ 6.7%। तो ये हमें प्राप्त हुआ था, ये हमारा लक्ष्य था, और ये हमें प्राप्त हुआ था 6.7%। इसमें कृषि वृद्धि दर 4.68%, जो कृषि की वृद्धि दर बताएगी एग्रीकल्चर की, वो रखी गई थी 4.68%। उद्योग यानी कि जो औद्योगिकरण था उसमें 7.8%, और सेवा क्षेत्र में 7.54% की जो वृद्धि थी वो हमें प्राप्त हुई थी। फिलहाल आप इतना याद रखना कि विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 के अंतर्गत इसको मान्यता प्रदान की गई थी। उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं। आपको बता दें कि जो उपभोक्ता सहकारी भंडार होते हैं उसकी स्थापना सदस्यों के द्वारा की जाती है, जबकि पंजीकरण सहकारी समितियों के निबंधक के रूप में होता है। तो सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष था? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सही जवाब है वो आप जरूर याद रखना, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुआ है। अगर सवाल ये होता सीधे सीधे कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो जवाब आपका हो जाता B.R. अम्बेडकर। लेकिन अगर सवाल होगा कि भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष कौन था, तो तब भी जवाब यही होगा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ही थे। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल याद रखना कि भारतीय संविधान के 7 सदस्यीय पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? तो देखिए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि इसको आप कहते हैं CAG, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल।
तो इनके बारे में जो उल्लेख मिलता है वो हमें अनुच्छेद 148 से 151 के अंतर्गत मिलता है। अनुच्छेद 148 कहता है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 148 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करेंगे, ठीक है। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो जो हमारे सीएजी हैं, तो जम्मू और कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं जीसी मुर्मू, अब उनको जो है जीसी मुर्मू जी को अब बना दिया गया है नया सीएजी। और जबकि आप जानते होंगे मनोज सिन्हा को अब जो है जम्मू और कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल घोषित कर दिया गया है। तो ये बातें आप बिल्कुल याद रखना, ठीक है। और नए राज्यों की स्थापना करने की विधायी शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो लोकसभा, संसद, राजनीतिक दल और केंद्र सरकार। तो सही जवाब होगा कि नए राज्यों की स्थापना करने की जो विधायी शक्ति है वो संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 3 के अंतर्गत दी गई है। याद रखना इसको, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि नए राज्यों की स्थापना करने की जो विधायी शक्ति है इसका उल्लेख संविधान के भाग 1 में है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। तो ये दोनों आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। और इसके अंतर्गत संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, यानी कि राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करेंगे लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में भी। तो संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। यह भी याद रखना कि संघ लोक सेवा आयोग स्थापित किया गया था 1 अक्टूबर 1926 को। वर्तमान में प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है और उनकी नियुक्ति जो है वो यूपीएससी अध्यक्ष के तौर पर 6 अगस्त को की गई है। उन्होंने अरविंद सक्सेना का स्थान लिया है। अब प्रदीप कुमार जोशी जो कि नए अध्यक्ष हैं यूपीएससी के, वो 12 मई 2021 तक अध्यक्ष पद पर रहेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है अगर हम करंट से जोड़ें इस प्रश्न को। तो आइए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा को कितने दिनों के अंदर किसी धन विधेयक पर अपनी संस्तुति देनी होती है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। सही जवाब है इसका 14 दिन। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के बारे में 4 फैक्ट हैं, देखते हैं कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा इन्हें नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है, यानी कि हमें जो पहला विकल्प है यहाँ पर वो सही मिला। वही योग्यता होनी चाहिए, यानी कि भारत के महान्यायवादी की वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, ये विकल्प भी बिल्कुल सही है। संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, तो ये नहीं है। और संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उन्हें हटाया जा सकता है, ऐसा भी नहीं है। भारत के जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। तो विकल्प 1 और 2 ही केवल यहाँ पर सही है। आपको बता दें कि अनुच्छेद 76 और 88 ये भारत के महान्यायवादी के साथ संबंधित हैं। भारत के महान्यायवादी देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं। वो सभी कानूनी मामलों में सरकार की सहायता के लिए जिम्मेदार होते हैं। राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। जो व्यक्ति महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है उनकी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश होने लायक होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। 10 साल के लिए उच्च न्यायालय में वकील के रूप में कार्य करने का अनुभव भी होना चाहिए। वर्तमान में जो अटॉर्नी जनरल हैं उनका नाम है के वेणुगोपाल, जो कि 2017 से अब तक इस पद पर बने हुए हैं। के वेणुगोपाल। लोक लेखा समिति के कितने सदस्य होते हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 समितियां हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं और उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि लोक लेखा समिति, जिसको आप पीएससी भी कहते हैं, वर्तमान में पीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अधीर रंजन चौधरी, और इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से, 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से, कुल मिला के 22 सदस्य हो जाते हैं। जो दूसरी महत्वपूर्ण समिति है वो है प्राक्कलन समिति, ये भी आप याद रखना। और इसमें लोकसभा से ही केवल 30 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। कुल सदस्यों की संख्या इसमें होती है केवल 30, राज्यसभा से किसी को चुना नहीं जाता है। सार्वजनिक उपक्रम समिति में कुल मिला के 27 सदस्य होते हैं। इसमें लोकसभा से 17 और राज्यसभा से 10 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। लोक लेखा समिति यानी कि अगर हम बात करें पीएससी के बारे में, तो पीएससी भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करने वाली समिति है। इसका गठन
भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में किया गया था। तो ये आप जरूर याद रखना। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में है। समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में है और ये अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। तो ये आप बिल्कुल याद रखना, बिल्कुल भी आपसे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए एग्जाम में, और गड़बड़ कर देंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकार की अवधारणा को किस देश के संविधान से लिया था? सही जवाब है इसका अमेरिकी संविधान से, यानी कि विकल्प 1 इसका सही जवाब है। अब आइए को जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है मौलिक अधिकार से संबंधित उसको भी देखते हैं। तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 300 क, इसको 300 ए भी पढ़ा जाता है, के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। यानी कि मौलिक अधिकार से हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है और इसे जो है अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत रखा गया है। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जुड़े तथ्य जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के अंतर्गत किया गया है और इसमें संशोधन भी हो सकता है। अगर राष्ट्रीय आपात है, यानी कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये भी आप याद रखना। अब ये जो सवाल है बहुत बार पूछा गया है, तो इसको बिल्कुल आप रट लेना कि सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? सही जवाब इसका केंद्र और राज्य से संबंधित है सरकारिया आयोग। तो भारत सरकार ने सरकारिया आयोग का गठन किया था जून 1983 में। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया। इसका कार्य भारत के केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित शक्ति संतुलन पर अपनी संस्तुति को देना था। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस.आर. बोम्मई ने अपनी सरकार की बर्खास्तगी को 1989 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और राज्य विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराने के उनके आग्रह को राज्यपाल द्वारा ठुकरा देने के निर्णय पर सवाल उठाया गया था। सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय एक पीठ ने बोम्मई मामले में मार्च 1994 में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया और राज्यों में केंद्रीय शासन लागू करने के संदर्भ में सख्त दिशा निर्देश तय किए गए। इस मामले में आयोग ने 1988 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी और 247 इसमें अनुशंसाएं की गई थी। तो ये आप याद रखेंगे। भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख है? तो सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन बी, दैट इज 11वें भाग में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। निम्नलिखित में कौन एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, मुफ्त कानूनी सलाह। ये अनुच्छेद 39 ए के अंतर्गत जोड़ा गया है, 39 ए के अंतर्गत। और इसी के साथ ये है भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। सही जवाब बनेगा न्यायिक पुनरावलोकन से, नहीं ये गलत हो जाएगा। सही जवाब है जनहित याचिका से, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, जनहित याचिका। और याद रखना कि पी.एन. भगवती के द्वारा इसकी परिकल्पना की गई थी। तो सही जवाब है न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित याचिका से। तो फ्रेंड्स ये थे आज के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। एक दिन में कई सारे वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। तो फिलहाल आप चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। समय बहुत कम है, इसलिए हर वीडियो को आप लोग तुरंत वॉच करने की आदत डालिए। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद। मिलते हैं दोबारा।